गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, क्या सब्जेक्ट है, किस चीज के बारे में हम लोग को बताता है। देखो, हम लोग बहुत सारे एनर्जी के चेंजेस को हमले आसपास में गौर करते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल एग्जांपल्स तुमको बताते हैं। ठीक है, जैसे बैटरीज जो हम लोग यूज करते हैं, फोन के बैटरी हो गए या फिर जितने भी बैटरीज हम लोग यूज करते हैं, उसमें आपका एनर्जी का चेंज कहाँ से कहाँ होता है। तो केमिकल एनर्जी यहाँ पे चेंज होता है। बैटरी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है, तो केमिकल एनर्जी आपका चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल बोलिए, और तुम लोग अपने दिमाग से ऐसा कोई कोई एग्जांपल बता सकते हो जिसमें डिफरेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं और लेकिन लगता हो तुमको कि उसमें जो है ना एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस होता है। यस सर, मोबाइल। पानी गर्म करने वाला मशीन। पानी गर्म करने वाला मशीन है ना, वो भी बोल सकते हो। वहां वहां पे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट आयरन एनर्जी में रॉड। कन्वर्ट होता है। ठीक है, वेरी गुड। क्या बोले आप उसको, आयरन रॉड बोल सकते हो या फिर वाटर हीटर रॉड बोल लो, बोल सकते हो ना। एक आयरन भी तो है एग्जांपल, सिंपल हाँ, जैसे इस्त्री कर। वाटर हीटर रॉड। इसमें क्या होता है, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, आपका हीट एनर्जी। ठीक है, फैन सर। ठीक है, गीजर सर। ठीक है, ओके। हीटर। और कोई एग्जांपल बताओ। फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हीटर। मैकेनिकल। हाँ ठीक है, ये तो सब इसी के फॉर्म हो गए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट ही एनर्जी होगा। और कोई एनर्जी का चेंज बताओ, नया कुछ सोचो। मैकेनिकल एनर्जी बनता है ना, मैकेनिकल अथी वाला। मोटर, मोटर, वेरी गुड। सर मोटर, टरबाइन वाला सर। हाँ मोटर, मोटर, कोलेस्ट्रॉल मोटर ही काइनेटिक है वो। इंजन। जो इतना चीज बोल रहे हो सब मोटर ही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। सही है। डीसी मोटर याद है, पढ़े थे कभी नाइन्थ वाइन्थ में। हम्म। ठीक है, यस सर। 10 है ना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। वेरी गुड। और बताओ, और कोई एग्जांपल बताओ, और डिफरेंट फॉर्म इसी। सर इलेक्ट्रिक, सर जनरेटर। जनरेटर, वेरी गुड, जनरेटर। जनरेटर में आपका केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं, डीजल को जलाते हैं, और डीजल का एनर्जी किसमें चेंज होता है, केमिकल जो उससे कंबसन होता है उसका एनर्जी किसमें चेंज होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या फिर गाँव में बोर्डिंग भी करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोल देते हैं। सर गैस सिलेंडर। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। गैस सिलेंडर किस हीटर, हाँ गैस सिलेंडर में, गैस चूल्हा में बोल सकते हो। ठीक है, वहां पे वही हीट, है। हाँ वो फ्लेम प्रोड्यूस करने के काम आता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, उसको जला करके हम लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, कुकिंग। सर हाँ, सोलर सेल नहीं हो सकता? हाँ सोलर सेल भी हो सकता है। वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। सोलर सेल का थोड़ा मेरे को एनर्जी चेंज बताओ, अगर तुम बोली हो जो भी मेरे को, तो सोलर सेल में एनर्जी चेंज कौन सा है वो बताओ। सर यहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है। लाइट एनर्जी को आप सही से क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी। यस सर। ठीक है, यस। रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, ये कन्वर्ट होता है किस चीज में, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है किसी को। बहुत बढ़िया एग्जांपल ये वाला। ठीक है, और कोई एनर्जी चेंज, और कुछ दिख रहा हो, इतना दिखा और कुछ दिख रहा है। और सोच सकते हो। ठीक है, चलो काफी है, इतना इतना सोच लिए वो भी काफी। हाँ बोलो बोलो, विंड मिल का सर विंड एनर्जी सर चेंज होता है। हाँ विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। वेरी गुड, है ना, विंड मिल सर बोल सकते हो, विंड मिल। अब मिल को आप जिस लिए यूज कर लो, है ना, आप मिल को जो है ना, विंड मिल का आप किसको यूज करते हो विंड मिल में, किस चीज को यूज करते हो, विंड को यूज करते हो। विंड को सर। ठीक है, और विंड एनर्जी से लाउड चाहे स्पीकर। विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
हाँ, विंड एनर्जी को हम लोग किस में चेंज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, या फिर विंड मिल दूसरा भी चीज के लिए यूज हो सकता है, नॉर्मल एक मिल की तरह भी यूज हो सकता है जिसमें हम लोग आटा पीसते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी में भी सर कन्वर्ट हो सकता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार, गिटार। मैं कह हाँ ठीक है, म्यूजिक, वेरी गुड, ये सब बहुत सारा अच्छा एग्जांपल्स तुम लोग के दिमाग में आया। सर एक्चुअली माइक्रोफोन। माइक्रोफोन बोल सकते हो, साउंड एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है, वेरी गुड, है ना, एक रेडिएशन वहां से एनर्जी निकलता है जिसको साउंड बोलते हैं, ठीक है। समझ गए तो सर। हाँ, ये समझ में आ गया। तो देखो, एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स जो है इन्हीं एनर्जी चेंजेस का स्टडी है। ये एनर्जी चेंजेस जो हो रहे हैं, इन एनर्जीज के चेंज का जो स्टडी होता है, एनर्जी चेंजेस का जो स्टडी होता है, ये आ जाता है आपका किस सब्जेक्ट के अंदर? थर्मोडायनामिक्स के अंदर आता है, ठीक है। इन एनर्जी चेंजेस के बारे में स्टडी करना, ठीक है, टू स्टडीड अबाउट दिस एनर्जी चेंजेस, इट मेक्स द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट मेक्स द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। इंजीनियरिंग में जाओगे तो 2-2 सेमेस्टर तक जो है ना, मैथ फिजिक्स के साथ अलग से थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है। तो ऐसा चीज होता है, एक एक सेमेस्टर, 2-2 सेमेस्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये किस चीज के बारे में स्टडी है? ये उन एनर्जी चेंजेस के बारे में स्टडी है जिन एनर्जी चेंजेस को अभी तुम यहाँ पे देखे। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर जब हम क्रैकर को बर्न करते हैं हाँ तो सर केमिकल एनर्जी हीट, लाइट और साउंड तीनों एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हाँ, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, तीनों एक्सप्लोजिव, तीनों में होता है। क्रैकर्स को बर्न करने में उसको एक्सप्लोजिव बोलते हैं। एक्सप्लोजिव में जिस चीज में एक्सप्लोजन होता है उसको एक जगह पे बंद करके रखा जाता है, ठीक है। तो बंद करने पे प्रेशर मारता है जिसकी वजह से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो डिफरेंट एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स ट्रू, ठीक है। हीट और लाइट तो हम लोग को दिखता ही है ना, उसको भाई पटाखा हाथ में तो बहुत जो लोग फोड़ लिए होंगे वो मिर्ची पटाखा, ठीक है। यस। तो हाँ, तो वो तो फोड़ लिए तो पता चल ही गया कि हीट होता है भाई, हीट में तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात है कि लाइट हम लोग, हाँ लाइट भी हम लोग को जलता हुआ दिखता है, तो लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके ओके, मतलब एक तरह से तुम लोग को समझ में आ गया कि हम यहाँ पे किस एनर्जी चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो एनर्जी चेंजेस हैं, ये एनर्जी चेंजेस जो हम लोग यहाँ पे अभी सोच रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी चेंजेस, इनके स्टडी को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे? सर thermodynamics refers to the study of changes in energy. हाँ ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विथ द subject which deals with the study of various energy changes that happens around us, जो हम लोग के आसपास होता है, ठीक है। हम लोग के रोज के जीवन में ये चीज होता है। उन उन चीजों के उन एनर्जी चेंजेस के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, उन स्टडी के सब्जेक्ट को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। द सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस एनर्जी चेंजेस दैट हैपेंस अराउंड अस। नोटेड एवरीवन? आगे बढ़े। यस एवरीवन Yes, नोटेड? sir. मेरे ख्याल से क्लियर है कि किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक No, है। sir. ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब चलो, तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ एनर्जी चेंजेस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स, ठीक है। हमेशा याद रखना कि थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग चेंजेस देखते हैं वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का देखते हैं,
मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का देखते हैं, ना कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का। मतलब कि ये जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है ये डील करता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के स्टडी से। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक कहने का क्या मतलब हुआ? मैक्रोस्कोपिक कहने का मतलब हुआ व्हेन वी डील विथ लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, व्हेन वी डील विथ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है ना। और आपका माइक्रोस्कोपिक अगर बोले तो क्या हो गया? ठीक है, माइक्रोस्कोपिक क्या क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक में फ्यूअर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। ठीक है, व्हेन वी डील विथ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक, एंड व्हेन वी डील विथ फ्यूअर मॉलिक्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया फ्यू मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर स्टडी किया जाए। ठीक है, फ्यू मॉलिक्यूल्स के ऊपर, एक दो मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो तुमने वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया एक पैन में, ठीक है, पैन में लिया, ठीक ना, पैन में लेकर के इसको आपने हीट किया, सपोज कर लो, ठीक है, आपने हीट किया, है ना, हीट किया तो क्या अब देखो इसमें आपने अब जो मेरा स्टडी है क्या है? मेरा स्टडी होगा इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, कितना हम लोग लीटर लिए होंगे, या फिर हाँ लिक्विड है तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा तो लीटर लिए होंगे, उतने लीटर ऑफ वाटर का स्टडी हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मेरा स्टडी क्या हुआ? मैक्रोस्कोपिक चीज के ऊपर हुआ, मतलब ये पूरा का पूरा पानी के ऊपर कर रहा है। और अगर मान लो हम स्टडी कर रहे हैं किसी अकेले एक दो मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि मान लो हम बॉन्ड का स्टडी कर रहे हैं H2O मॉलिक्यूल्स का, ऐसा सोच लो। ठीक है, तब हम किस चीज को ले रहे हैं? तब हम ले रहे हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो ये हुआ मेरा माइक्रोस्कोपिक। लेकिन जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ एक साथ हम लोग जब करते हैं कोई चीज में डील, तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। समझ में आया? तो जो है ना, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जितने भी लॉज तुम लोग पढ़ोगे, इट डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, it deals with macroscopic objects, not with microscopic. We do not deals with only fewer one or two molecules, है ना, rather we deal with large number of molecules. ठीक है, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को लगाएंगे तो हमेशा ध्यान देंगे कि हम लोग बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पे स्टडी कर रहे हैं। मतलब जैसे इसमें तुम्हारा वाटर का कुछ मास होगा, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हम लोग इस वाटर पे स्टडी कर रहे हैं। मान लो इसको हीट किए तो हम स्टडी कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भाई हम वाटर का बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का हम लोग एक साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम ये सिर्फ एक बॉन्ड को स्टडी करते हैं, तब मेरे को किस चीज का स्टडी करना होगा? एक OH, सिर्फ एक मॉलिक्यूल लेना होगा वाटर का, और उसमें स्टडी करना होगा कि बॉन्ड क्या है, इसका लेंथ क्या है। ठीक है, ये सब चीज हमको कैलकुलेट करना होगा। तो ये हुआ मेरा माइक्रोस्कोपिक स्टडी, मतलब कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर, लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब मैक्रोस्कोपिक। एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑलवेज डील्स विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। किसी को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में? समझ में आया? सबको क्लियर है? एवरीवन? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, ऐसे शांत हो गया सब। अरे डाउट है कि नहीं? बोलो तो जी। No, sir. नो सर। नो? ओके, वेरी गुड, देन वी विल मूव अहेड। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट हाउ एंड व्हाट रेट दीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस आर कैरिड आउट। ठीक है, कहने का मतलब थर्मोडायनेमिक्स को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि किस स्पीड से एनर्जी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, इसको अलग एक पेज में समझ लो। देखो थर्मोडायनेमिक्स किस चीज से डील करता है, इसको समझो अच्छे से। ठीक है, देखो उसको मतलब है सिर्फ क्या एनर्जी में चेंज आ रहा है। ठीक है, इसको मतलब है, इस सब्जेक्ट को मतलब है कि एनर्जी में चेंज क्या आ रहा है या फिर क्यों आ रहा है। एनर्जी में चेंज व्हाट एंड व्हाई, इसको दो चीज से मतलब है। ठीक है, ये जो एनर्जी चेंज आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ठीक है, और व्हाट आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, कितना एनर्जी में चेंज आ रहा है। लेकिन स्पीड ऑफ एनर्जी चेंज से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्पीड ऑफ एनर्जी चेंज जो तुम बोल सकते हो, मतलब किस स्पीड से एनर्जी चेंज हो रहा है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका चेंज हुआ मैकेनिकल एनर्जी,
ठीक है, तो किस स्पीड से ये एनर्जी का चेंज हुआ उसको थर्मोडायनेमिक्स में इस चीज से कोई मतलब नहीं है, इस चीज से। रादर इस चीज का यूज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में सीखते हैं। ठीक है, एक नया चैप्टर है जो आप लोग 12th में पढ़ोगे। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जो डील करता है स्पीड ऑफ एनर्जी चेंज को। थर्मोडायनेमिक्स का सिर्फ मतलब है किससे, एनर्जी चेंज से, वो कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, मतलब इस तरह से। कोई दिक्कत किसी को समझ में आया एनर्जी चेंजेस के बारे में? इज इट क्लियर? तो थर्मोडायनेमिक्स Yes, आपका sir. सिर्फ एनर्जी चेंज से डील करता है, ना कि स्पीड ऑफ एनर्जी चेंज से डील करता है। ठीक है, यही स्पीड ही को बोलते हैं हम लोग रेट। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी चेंज जो बोले तो मतलब स्पीड के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, किसी भी चीज का रेट बोलते हैं मतलब स्पीड के बारे में ही बात होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एनर्जी चेंज से यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, but is based on initial and final states of system undergoing the change। ठीक है, अब देखो जैसे एक तुम लोग को चीज समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, अच्छे से समझ जाओगे एक बार तो दिक्कत नहीं होगा। देखो अब जैसे मान लो कि तुम क्या कहते हैं, जैसे मान लो एक पानी को गर्म कर रहे हो, सेम सिचुएशन को ले लो, सबसे अच्छा सेम सिचुएशन को ले लिए, इसके अंदर में क्या भरा हुआ है, इसके अंदर में आपका वाटर है। ठीक है, वाटर है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, वाटर है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब इसको समझो, ये आपका लिक्विड फॉर्म में वाटर है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में वाटर लिए। ठीक है, अब यहां पे इसको हीट करना स्टार्ट किए। अच्छा, बिना जब हीट किए लिक्विड फॉर्म में तुम लिए होगे तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? तुम मान लो कि अपने घर में अभी एक सॉसपेन में पानी लेकर के आए, तो उस पानी का नल से 20 पानी 20 लेके डिग्री आए, सेल्सियस तो उस पानी का टेम्परेचर कितना होगा? 20 रूम degree. टेम्परेचर 20 Sir, normal temperature, sir. ना 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 ना, आप बड़ा रूम बच्चा। टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर उसको बोले, ठीक है वो सही बात है। अब तुम लोग थोड़ा अच्छा से जवाब दो इसका। रूम टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से क्या समझे, हम बोल दिए 20 से 30 डिग्री तो वही रहेगा। अभी अगर मान लो तुम इस ठंड में किसी जगह पे कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो क्या वहां का कितना टेम्परेचर होगा पानी का? सोच, तुम साइंस कर रहा है, तुम एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऐसा सोचो, जब तक सोचेगा नहीं वही फील सर होता है साइंस का। ठीक है, अभी वो अभी का टेम्परेचर वेदर रिपोर्ट है 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो मतलब जो तुम्हारा जो अभी तुम्हारे रूम का टेम्परेचर होगा, ठीक है, वही टेम्परेचर अगर ये 5 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, कहने का मतलब है कि तुम जो एक्सपेरिमेंट करते हो वो एक्सपेरिमेंट जहां पे हो रहा है उस जगह का टेम्परेचर बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। ठीक है, तो चलो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझता अभी, बहुत मजा आएगा ये चीज जान करके। ठीक है, तो समझ कर लो कि जिस चीज में तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इसको माने हम सिस्टम। ठीक है, ये क्या है मेरा सिस्टम, और इसका इनिशियली जब इसको हीट नहीं किए तब इसका टेम्परेचर कितना था, जब हीट बिना किए इसको चेक कर रहे हैं, तो ये बगल में इसका सिस्टम के बगल वाला जितना चीज है उसको बोले सराउंडिंग। सराउंडिंग, ठीक है, और सबसे मजे की बात है कि ये सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम, सराउंडिंग और सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम ढूंढता है। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझो, ये इक्विलिब्रियम ढूंढता है। कहने का मतलब है, एक नॉर्मल सा चीज समझो कि बलून है, बलून में हम हवा भरे तो वो कब तक फैलेगा, जब तक उसका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो इक्विलिब्रियम हुआ, किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम हुआ, सराउंडिंग का प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सराउंडिंग लगा रहा होगा सिस्टम पे, बलून के अंदर के हवा पे, तो बलून जो हो गया वो हो गया आपका सिस्टम। अब समझ में आ रहा है, और सराउंडिंग जो पूरा का पूरा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा था वो हुआ क्या, सराउंडिंग। और सराउंडिंग और सिस्टम दोनों का जब प्रेशर क्या कहते हैं बराबर हो गया, तब आपका बलून फैलना बंद हो गया, मतलब वो क्या मिल गया सिस्टम को, सिस्टम और सराउंडिंग को इक्विलिब्रियम मिल गया। अब समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम अलग अलग चीज में तुम सोच सकते हो। ठीक है, जैसे इस केस में अभी पानी का टेम्परेचर इनिशियली कितना सोचे, तो सोचे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, जो अभी तुम्हारे आसपास का टेम्परेचर होगा वही पानी का टेम्परेचर होगा, क्योंकि पानी अपना टेम्परेचर को क्या करेगा कि भाई अगर ठंडा पानी लोगे, मान लो तुम ठंडा पानी लिए, ऐसा सपोज कर लो तुम, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी है 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसा समझ लो, और तुम मस्त फ्रिज से पानी निकाले, इसका टेम्परेचर था सपोज कर लो 3 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। तो ये पानी को अगर थोड़ा देर छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये पानी किसके किसके साथ इक्विलिब्रियम बनाना की कोशिश करेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ, मतलब अपने टेम्परेचर को ये क्या करेगा, अपने अंदर से बोलेगा कि भाई हम हीट निकालते हैं। क्यों निकालेगा, क्योंकि ये सराउंडिंग के साथ अपना टेम्परेचर को मैच करने का कोशिश करेगा। और ये हीट जो निकलेगा इसका कोई असर सराउंडिंग पे नहीं होगा। काहे नहीं होगा, अभी चीज बताओ, कोई बता सकता है। ये जो हीट यहां से निकलेगा उससे सराउंडिंग पे असर क्यों नहीं हो सकता है। अब ये चीज हम बोल रहे हैं, एक नया चीज बताए, है ना। ज्यादा चीज में छोटा चीज देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई सही धीरे बात धीरे। है। तुम जिस जिस जगह पे रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, वहां दिन भर में कम से कम 60-70 गो कि जितना घर है उतना चूल्हा जलता होगा। अब हर चूल्हे के वजह से बगल का हीट हो जाएगा, माने सराउंडिंग का हीट हो जाएगा, कि सराउंडिंग का हीट होगा कि भाई किस तरह का तापमान है, सूरज क्या रोशनी दे रहा है, कहाँ पे है सूरज, ज्यादा सामने होगा तो गर्मी होगा, दूर होगा थोड़ा हमसे तो ठंडा होगा। अब ज्यादा दूर कैसे होता है, तो पृथ्वी गोल गोल घूमता है तो हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम ये पानी बनाने का कोशिश किया किसके साथ, टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, कैसे, हीट को निकाल के। लेकिन ये जो हीट निकाला ना, ये हीट जो ना सराउंडिंग ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा सराउंडिंग को, कोई फर्क नहीं पड़ा, सराउंडिंग का 1 डिग्री टेम्परेचर नहीं बढ़ा ये हीट को एब्जॉर्ब करने से। ठीक है, और ये क्या किया, सिस्टम के सराउंडिंग के साथ क्या करने चले गया, इक्विलिब्रियम बनाने चले गया और हीट को रिलीज करते चला गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये सराउंडिंग है, ये आपका क्या है, दिस इज योर सिस्टम। अब दोनों में कोई डाउट है तो पूछो। आर्यन हैज रेज्ड हैंड, आर्यन हाँ पूछ। सर आप बोले ना कि जो लिक्विड जो होता है वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलता है, जो जितना रूम टेम्परेचर जैसा होगा उस हिसाब से। हाँ तो सर जैसे कि जहाँ पे स्नो फॉल होता है तो वहाँ पे तो सर रूम टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो वहाँ पे लिक्विड तो बन ही नहीं सकता है ना। रूम टेम्परेचर जहां माइनस में रहता है वहां पे अगर पानी को छोड़ दो, मतलब अगर लिक्विड वाटर है वहां पे छोड़ दो तो वो पानी बन जाता है। ठीक है, या फिर वहां के लोग पानी कैसे पीते होंगे वो सोचो, बर्फ भी होता होगा तो बर्फ को पिघला देते होंगे यस सर, तो वो तो रूम गर्म करके। टेम्परेचर से ज्यादा हाँ ना की है। हाँ हाँ हाँ, वही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर को मैच करने की कोशिश करेगा ही करेगा। ठीक है, कोई भी Yes. तुम ही सोचो ना, अगर फ्रिज से निकाल के छोड़ दोगे तो क्या होगा, लिक्विड क्या होगा तुम बताओ। पिघल जाएगा। पिघल जाए, बर्फ निकाल के रख दिया, पिघल गया, धीरे धीरे उसका तापमान कितना हो जाएगा, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा उतना ही होगा कि नहीं Yes. होगा, है ना। Yes. अगर मान लो तुम कि पानी गर्म करके छोड़ दिए, पानी गर्म कर दिए, बॉईल कर दिए मतलब 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री करके तुम जो है ना पानी को और फिर छोड़ दो, क्या होगा, फिर से वो 40 डिग्री का तापमान पे आ जाएगा थोड़ा देर के Yes, बाद। sir. ठीक है। Yes, हाँ sir. तो अब यहाँ पे एक चीज बस तुम लोग याद रखना कि ये जो इक्विलिब्रियम बनता है ये तुरंत नहीं बनता है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, ये बस टाइम लगता है। जैसे मान लो 3 डिग्री से निकाल के रखे तो तुमको 5 मिनट का समय लगा कि ये टेम्परेचर, या 10 मिनट 15 मिनट का समय लगेगा ये इक्विलिब्रियम बनने में। तो इक्विलिब्रियम जो बनता है इसमें टाइम लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब अपने आप, ये नेचुरल होता है, ये इक्विलिब्रियम अपने आप बन रहा है। ठीक है, और हर एक चीज में इक्विलिब्रियम बनता है। ये जो इक्विलिब्रियम बहुत बार वर्ड यूज हो रहा है, इसको समझो। ठीक है, इक्विलिब्रियम बन हो गया, उसके बाद क्या बोल सकते हो बताओ। तो यहाँ पे किस तरह का इक्विलिब्रियम बना, 20 डिग्री सेल्सियस पे ये भी पानी पहुंच गया 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उसके बाद तुम क्या बोल सकते हो, यहाँ पे कोई चीज तुम लोग के दिमाग में आ रहा है। इक्विलिब्रियम का मेन मतलब हम क्या बताए थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। तो कहने का मतलब है कि जब अभी देखो शुरुआत में क्या होगा कि हीट एनर्जी इससे निकल रहा होगा, शुरुआत में जब रखे होगे, और सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि सराउंडिंग आपका क्या है, ज्यादा टेम्परेचर पे है। हीट का मूवमेंट हमेशा कहां से कहां होता है, लोअर से हायर। लोअर से हायर टेम्परेचर। तो 3 डिग्री से हीट कहां मूव करेगा, 20 डिग्री की तरफ करेगा ना, मतलब सिस्टम से हीट, यानी कि सिस्टम से हीट निकल के सराउंडिंग में जाएगा। अब सराउंडिंग में जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, इसका टेम्परेचर, तो ये तो इतना बड़ा जगह है कि इसका टेम्परेचर पे ये सब छोटा मोटा हीट से फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब जो ना ये, लेकिन ये तो गर्म होगा भाई धीरे धीरे। अब इसका गर्म होते होते क्या होगा कि थोड़ा देर, जब 20 डिग्री तुम्हारा पहुंचेगा, एक बात बताओ, जब हीट तुम्हारा जाएगा, थोड़ा सा हीट जो है जब 20 डिग्री पहुंचेगा तो दोनों साइड का हीट का लेन देन बराबर हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा। यही है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम का मतलब? एक्चुअली हीट का भी लेन देन जो है ना, हाँ ठीक है, इंसुलेटर कर दो तो हो सकता है हीट का लेन देन बंद हो जाए, लेकिन कभी भी कोई कंडक्टर के टर्म्स में सोचोगे तो हीट का लेन देन का रेट बराबर होता है, ना कि हीट का लेन देन बराबर होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? रेट मतलब जिस रेट से हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा होगा, उसी रेट से सिस्टम से सराउंडिंग से हीट किस में आ रहा होगा? सराउंडिंग में। ना सराउंडिंग का मतलब उसके बाद ना सिस्टम का टेम्परेचर आपका बढ़ेगा ना घटेगा। समझ रहा है ना? क्लियर है सबको? यस इज इट सर। क्लियर? ठीक है, तो ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। अब इसके इक्विलिब्रियम तो अगला चैप्टर है, हम लोग का एक चैप्टर है पढ़ना है, तो इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत सारा डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे जो ये चीज बोल रहा है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे जो ये चीज बोल रहा है कि बेस्ड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ सिस्टम, इसको थोड़ा समझ लो, ये बहुत मजेदार है। देखो अब मान लो कि ये पानी अभी तुम्हारा इनिशियल स्टेट है, इसको बोल दिया हम इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट। अब इसको तुम क्या किए? हीट किए, ठीक है। हीट किए तो हीट करने पे नॉर्मल सा बात है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सिस्टम कुछ अलग स्टेट में पहुंच गया। पहले ये तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे था, हीट किए तो अब पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, ठीक है। किस चीज के करने के वजह से? हीट के करने के वजह से टेम्परेचर इसका क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। ये हुआ फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, है ना। देखो अब इनिशियल से फाइनल स्टेट पहुंचने में सिस्टम को क्या लगा होगा? क्या लगा होगा भाई? टेम्परेचर दिए, टाइम लगा होगा। समझ में आ रहा है? इनिशियल से फाइनल स्टेट जब सिस्टम गया, जब हीट किए इसको, तो उसमें टाइम लगा होगा कि नहीं लगा होगा भाई? तुम पानी गर्म करने के लिए चढ़ाते हो, 5 मिनट लगता है ना भाई बॉईल होने के लिए, कि तुरंत बॉईल हो जाता है? यस सर। यस सर। 5 मिनट Yes, लगता है सर। लगता है ना, 5 मिनट वो टाइम खर्च होता है ना भाई। तो वो टाइम जो खर्च हो रहा है, ये टाइम लगता है किस चीज के बनने में? अपना फिर सराउंड, जब तुम इसको हीट कर रहे थे तो मॉलिक्यूल्स अपना इक्विलिब्रियम को ढूंढा, और जिस टेम्परेचर को पहुंचा सकता था उस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से पहुंच गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से आपका जो सिस्टम है उसका, याद रखना सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी बगल में पानी गर्म करते हो तो क्या उसका मतलब है कि तुम भी 100 डिग्री पे पहुंच जाते हो क्या? सपोज कर लो तुम भी सराउंडिंग के ही पार्ट हो, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो मतलब पानी गर्म होता है 100 डिग्री पे, तो तुम भी 100 डिग्री पे पहुंच जाते हो क्या? होता है ऐसा? no sir. नहीं ना No. होता है। तो सराउंडिंग के टेम्परेचर को बाबू कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हीट किए, इसका टेम्परेचर आपका बढ़ गया, तो वो हुआ फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब ये सिस्टम पहुंचा। और इनिशियल स्टेट कौन सा था? जब ये ऐसे ही पानी रखा हुआ था, इसको हम लोग हीट नहीं किए थे, रूम में रखा हुआ था, मतलब वो 20 डिग्री सेल्सियस पे था। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स को कोई मतलब नहीं होता है कि भाई इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट आपका सिस्टम कैसे पहुंचा है। ये एनर्जी चेंज जो हो रहा है, ये एनर्जी चेंज बेसिकली ये हीट के गेन के वजह से हुआ है। ये किसके वजह से हुआ? हीट गेन के वजह से हुआ। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स डील करता है किस चीज के बारे में? मतलब इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे गौर करता है, और फिर सिस्टम जो फाइनल स्टेट में पहुंचा है उसको गौर करता है, और उस हिसाब से वो बताने का कोशिश करता है कि एनर्जी चेंज क्या होगा, ठीक है। वो बताने का कोशिश करता है कि एनर्जी चेंज क्या होगा, ठीक है। एनर्जी चेंज कहने का मतलब कि इनिशियल स्टेट में कुछ एनर्जी होगा भाई, कुछ एनर्जी होगा, ठीक है। बेसिकली उस एनर्जी होगा ना भाई। अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे भी तुम पानी को रखे हो, तो क्या उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे? कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? 20 डिग्री कर रहे होंगे। कर रहे होंगे नहीं भाई? यस सर। हाँ ठीक ना। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी तुम्हारा मूव कर रहा है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी तुम्हारा मूव कर रहा है, उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका मतलब कहने का मतलब है कि इनिशियल स्टेट में जो आपका जो भी लिक्विड लेते हो उसका कुछ एनर्जी है, ठीक है। और फिर फाइनल स्टेट में उसका एनर्जी में चेंज आ गया, फाइनल स्टेट में उसकी एनर्जी में चेंज आ गया। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट को तुम फोकस कर सकते हो, ये बीच का स्टेट पे तुम फोकस नहीं कर सकते हो।
ठीक है। और इन दोनों स्टेट को ही हम लोग यूज करके जो है ना तो थर्मोडायनेमिक्स को, एनर्जी चेंजेस को समझाने का कोशिश करते हैं कि आखिर एनर्जी चेंज किस तरीके से आ रहा है, आखिर एनर्जी चेंज किस तरीके से आ रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स को सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम से मतलब होता है, पाथ ऑफ द सिस्टम से वो कुछ नहीं करता है छेड़छाड़। ठीक है। जनरली पाथ आपका दो चीज होता है, हीट, दो ही पाथ फंक्शन देखा गया है। पाथ फंक्शन कहने का मतलब जो चीज फंक्शन आपका पाथ पे डिपेंड करे उसको बोलेंगे पाथ फंक्शन। पाथ कहने का मतलब क्या हुआ, पाथ कहने का मतलब हुआ कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच की स्थिति, वो हुआ पाथ। और अगर हम लोग स्टेट बोले तो इनिशियल स्टेट एक पाथ को फॉलो किया और उस पाथ को फॉलो करके फाइनल स्टेट पे पहुंचा, वो पाथ जैसे कि इस केस में हीट था। इस केस में क्या था आपका, जो हीट हम लोग प्रोवाइड किए वो हीट आपका पाथ फंक्शन था। जो चीज पाथ पे डिपेंड किया उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। और जैसे हम बोल रहे हैं कि एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा इसके मॉलिक्यूल्स का, वो एनर्जी आपका क्या हुआ, स्टेट फंक्शन हो गया। एनर्जी क्या हो गया आपका, स्टेट फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक It है। is clear. किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, ये समझाने के लिए की चीज है, आप लोग को फ्रेश में नोट अभी करवा देंगे। ठीक है। तो ये बस एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना, अभी सब चीज बताएंगे हम, सिस्टम सराउंडिंग सबका डेफिनेशन लिखवाएंगे। ये चीज आप लोग ध्यान देना कि थर्मोडायनेमिक्स जो है बट इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, लेकिन ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम के बारे में है जो चेंज में आ रहा है। ठीक है। Laws of thermodynamics apply only when a system is in equilibrium or moves from one equilibrium state to another equilibrium state. नॉर्मल सा बात है, हर एक जैसा कि बताए टेम्परेचर पे डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। भाई देखो, एक चीज, इस चीज को समझो, इस चीज को समझना तुम लोग के लिए बहुत जरूरी है। एक चीज तुम लोग समझो, देखो हीट जो है ना, जैसे मान लो कोई भी चीज आपका इक्विलिब्रियम में जाता है। ठीक है। इक्विलिब्रियम में जाने में जैसे कि बताए टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है, तो जैसे वहां पे हीट गेन करने में टाइम लगा। आपको बता दें कि एक्चुअली 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ाने में आपका लॉट्स ऑफ जूल्स ऑफ एनर्जी लगता है। ठीक है, लॉट ऑफ जूल्स ऑफ एनर्जी लगता है। आपको एक चीज बता देते हैं, सिर्फ किसी चीज का एक बॉडी कोई भी चीज का 1 डिग्री सेल्सियस अगर लगाते हैं तो उसमें लॉट ऑफ हीट एक्सपेंड होता है। लॉट ऑफ हीट आपका हीट एनर्जी एक्सपेंड होता है। ठीक है, लॉट ऑफ, सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाने में, ठीक है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है। इस हीट एनर्जी को हम लोग हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब किसी भी चीज के 1 डिग्री सेल्सियस अगर हीट तुम बढ़ाना चाहोगे तो हम लोग जो हीट देते हैं उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। और यही हीट के लेन देन में आपका टाइम स्पेंड होता है। ठीक है। और अलग अलग स्टेट बनता है उस चीज का। जैसे मान लो कि पहले 21 डिग्री था, इस हीट को गेन किया, थोड़ा सा टाइम लगा इस हीट को गेन करने में, उसके बाद आपका सिस्टम किस पे चल गया होगा, 22 डिग्री सेल्सियस पे चला गया होगा। तो ये इनिशियल स्टेट आपका और ये आपका फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट कैसे पहुंचा, एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके। और वो पाथ कौन था, पाथ बेसिकली आपका यहाँ पे हीट एनर्जी है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर बच्चा लोग? ठीक है ना सर? ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये चीज, ये छोटा छोटा पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका। ठीक है। उसके बाद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर डू नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है। फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो जाता है तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब जो है आपका क्या कहते हैं, ये सब चेंज नहीं करता है विद टाइम, एक बार इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है तो। लेकिन इक्विलिब्रियम जब तक रीच नहीं होता है तब तक ये सब चेंज कर सकता है, प्रेशर, टेम्परेचर। तो इसीलिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जब भी लॉ को अप्लाई करते हैं तो ऐसा ऑब्जेक्ट पे करते हैं जो आइदर इक्विलिब्रियम में हो या फिर एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में मूव कर चुका हो। ठीक है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स, अब हम अगर तुम लोग से पूछें तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, अपने हिसाब से सबसे पहले तो आप लोग क्या बोलोगे, बोलो। स्टडी ऑफ
change in energy of a microscopic particle object, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, macroscopic object in हाँ, equilibrium state. इन इक्विलिब्रियम स्टेट, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज में इसको देखते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स का असली मतलब है। अच्छा, ये थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या क्या चीज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अब ये क्वेश्चन मार्क है। तो हाउ डू वी डिटरमाइन, है ना, क्वेश्चन मार्क जो हमारे दिमाग में है वो सब पहले देखते हैं। हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है या फिर कोई प्रोसेस होता है, तो उसमें एनर्जी चेंजेस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कैसे करते हैं। विल इट ऑकर और नॉट, क्या ये होता भी है कि नहीं होता है, इस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा, व्हाट ड्राइव्स अ केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस, क्या वो चीज है जो एक केमिकल रिएक्शन को ड्राइव करता है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्यों होता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात। तीसरा, टू व्हाट एक्सटेंट डू द केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड, ठीक है, मतलब किस हद तक इक्विलिब्रियम रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये जनरली लास्ट वाला पॉइंट आपका पता चलता है इक्विलिब्रियम में जाकर के, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कोई भी केमिकल रिएक्शन तब तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लो तुमने CH4 लिया, उसका कंबशन किया, तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो सोचते हैं, है ना, कि रिएक्शन चल रहा है, या फिर NH3 सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, N2 + H2 गिव्स NH3, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल इसका। देखो इसका परफेक्ट एग्जांपल, N2 + H2 गिव्स NH3, एक्चुअली ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो दो, ये आपका 2 मोल है, मान लो, बैलेंस करने का वैसे कोई जरूरत नहीं है, 2 मोल तो भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 मोल कितना हो जाएगा जी, एक बार 3 दूना 6, 3 दूना 6, और N2 ऐसे ही रहेगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2NH3, ठीक है। देखो बात अब समझो, इक्विलिब्रियम क्या है, रिएक्शन का हिसाब से बताते हैं। जैसे मान लो कि N2 + 3H2, ये 2 मोल तुमको लग रहा था कि क्योंकि हम 1 मोल N2 लिए थे और 3 मोल H2 लिए थे, तो मेरे को क्या था, हम आज तक सोच रहे थे कि स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से 2 मोल NH3 बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, अब वो सुनो, जब ये रिएक्शन शुरुआत में प्रोसीड होता है तब तो NH3 कुछ नहीं रहता है, NH3 कुछ नहीं रहता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते रहता है, ठीक है, मतलब आपका अमोनिया क्रिएट होते रहता है। लेकिन थोड़े देर के बाद जब थोड़ा सा अमोनिया फॉर्म हो जाता है, थोड़ा सा अमोनिया फॉर्म होने के बाद कुछ अमोनिया मॉलिक्यूल्स वापस से तुम्हारा N2 + 3H2 भी बनने लग जाता है, ठीक है। और शुरुआत में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन आपका स्पीड ज्यादा रहता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड ज्यादा है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड ज्यादा है, मतलब अभी बैकवर्ड रिएक्शन हो भी रहा था तब भी अमोनिया ज्यादा बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन थोड़े देर के बाद आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है, जहां पे आपका स्पीड, वहां पे ये रिएक्शन का कहने का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड रुक गया, फॉरवर्ड स्पीड आपका बराबर हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बराबर हो गया, बैकवर्ड के बराबर हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गया, बैकवर्ड के स्पीड के बराबर हो गया। अब बताओ तुमको उसके बाद क्या यहाँ पे नाइट्रोजन और अमोनिया घटता बढ़ता दिखेगा, या फिर अमोनिया यहाँ पे बढ़ता घटता दिखेगा, बताओ। एक बार ऐसा सिचुएशन हो गया तो फॉरवर्ड स्पीड बैकवर्ड स्पीड के बराबर हो गया, उसके बाद फर्दर तुमको अमोनिया क्या घटेगा बढ़ेगा, या फिर N2 + 3H2 बढ़ेगा? नो सर, नहीं ना। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब कोई भी रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम रीच होता है, उसके बाद वो रिएक्शन तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, मतलब फर्दर तुम उस रिएक्शन से और ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते हो। तुमने रिएक्शन क्यों था, रिएक्शन किया था अमोनिया बनने के लिए, तुमको लगा कि 2 मोल अमोनिया बनेगा, लेकिन बात यह था कि 1.6 मोल अमोनिया बना था, तभी जाकर के आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आपका रीच हो गया। तो फर्दर तुम सोच रहे होगे कि 0.4 मोल अमोनिया बनेगा, लेकिन वो बनेगा नहीं। अब समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? हाँ सर। किसी कोई डाउट है इसमें? एक बार इक्विलिब्रियम रीच हो गया, उसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर या फिर इक्विलिब्रियम जो चीज है, ये हमें क्या समझाता है, ये बताता है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ
केमिकल रिएक्शन, जो चीज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे इसके बारे में। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब कोई भी रिएक्शन कितना देर तक होगा या फिर कितना प्रोडक्ट मिलेगा कोई भी केमिकल रिएक्शन से, वो एक्सटेंट कितना होगा, कब ये इक्विलिब्रियम रीच होगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे डील करेगा कि इस रिएक्शन में एनर्जी चेंज क्या हुआ। कहने का मतलब शुरुआत में प्रोडक्ट का एनर्जी क्या था, बाद में प्रोडक्ट का एनर्जी क्या था, ठीक है। शुरुआत में कितना एनर्जी था रिएक्टेंट्स का, और रिएक्टेंट्स के बाद में देखा गया प्रोडक्ट का क्या एनर्जी है, उस हिसाब से एनर्जी चेंजेस के बारे में बात कर रहा है थर्मोडायनेमिक्स। अब क्लियर हो रहा है ना, इज इट क्लियर? यस। ठीक है, Yes. ओके, वेरी गुड। अब देखो ये वाला चीज आपका क्लियर हो गया, तो हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले जो है ना उसका डेफिनेशन आप लोग लिखो। तो बेसिक कंसेप्ट सब कुछ है आपका थर्मोडायनेमिक्स का, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले आपका आ गया द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम सराउंडिंग एंड यूनिवर्स, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सिस्टम सराउंडिंग एंड यूनिवर्स, अभी इसको थोड़ा समझ लो पहले, ठीक है। जैसा कि सिस्टम तो समझ गए होगे, जैसे मान लो कि एक प्रेशर कुकर है, उसको तुम अपने किचन में कर रहे हो, ठीक है। किचन में इसको तुम अपना चढ़ाए हुए हो, ठीक है। ये आपका प्रेशर कुकर है, इसको आप किचन में तवे पे या फिर गैस चूल्हे पे चढ़ाए हुए हो, ठीक है, ओके। इसको चढ़ाए हुए हो। अब ये आपका क्या हो गया, ये प्रेशर कुकर हो गया आपका क्या, सिस्टम। और इसको कहां पे चढ़ाए हुए हो आप, तो गैस चूल्हे पे चढ़ाए हुए हो, किचन में। तो आपके घर का वो किचन हो गया इसके लिए सराउंडिंग, किचन हो गया आपके इसके लिए सराउंडिंग, ठीक है। और आपका ये पूरा का पूरा जो आपका सिचुएशन आपको दिख रहा है, ये कहां पे है, ये एक यूनिवर्स में है। ये क्या है आपका यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, पूरा का यूनिवर्स को यूनिवर्स ही समझो, सराउंडिंग और सिस्टम समझने को। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, ये सब चीज है यूनिवर्स के अंदर, ये सब चीज आपके किसके अंदर है, यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। सराउंडिंग कौन सा जगह हुआ, सराउंडिंग हुआ जिस जगह पे आप एग्जैक्टली कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो हुआ सराउंडिंग। जैसे आप अगर लैब में कर रहे हो तो आपका लैब हुआ सराउंडिंग, ठीक है। अब जिस पर्टिकुलर जगह पे आपने कोई एक्सपेरिमेंट को किया वो आपका सराउंडिंग होगा, ठीक है। और वो उसको बोलेंगे सराउंडिंग। तो यहां पे सराउंडिंग कौन हुआ, सराउंडिंग हो गया आपका किचन, ठीक है। सराउंडिंग हुआ आपका किचन हुआ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है सराउंडिंग वो एरिया होता है जिसपे सिस्टम का कुछ फर्क पड़े, ठीक है। जैसे एक चीज तुम लोगों को समझाते हैं नॉर्मल, चार दोस्त तुम लोग मिल करके मस्त लकड़ी जला करके फ्लेम उलेम एकदम प्रोड्यूस करके अपना चार गो मुंडी तुम लोग बैठा हुआ है, ठीक है, चार गो तुम ही लोग बैठा हुआ है। अब बताओ ये जो तुम लोग बैठा हुआ है, ये तो सिस्टम कौन सा है, यहाँ पे आग ताप रहा है ठंडा में, सिस्टम कौन है यहाँ पे, आग। आग है सर ना। आग से। आग है। चलो फ्लेम हो गया आपका, ये जो पूरा सिस्टम है, जो लकड़ी उकड़ी है सब, ये चीज ये आपका सिस्टम है, ठीक है। लकड़ी का जलना उलना सब, घोड़ा ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे सराउंडिंग कौन हुआ, चार दोस्त। आप दो। आप जो चारों बैठे हुए हो, ये सराउंडिंग हुआ इसका, है ना भाई। उसका उसका ताप आप लोग को थोड़ा बहुत महसूस होगा, एग्जैक्टली नहीं महसूस होगा। तुम ऐसा मत सोचना कि सिस्टम का हीट जैसा है वैसा तुम्हारे लिए भी होगा भाई। नॉर्मल सा बात बताते हैं, अब भाई वही आग जो तुम लकड़ी जल रहा है उसको उंगली से छू दोगे तब कैसा जलेगा, और बगल में आग ताप रहे हो तब कैसा जल हो रहा है, समझो दोनों को, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है, इज इट क्लियर? तो तुम लोग पे Yes, sir. है ना, लेकिन सिस्टम तो भी तुम लोग को क्या किया, थोड़ा सा सराउंडिंग, एक यूनिवर्स का जो टेम्परेचर तुम लोग के सामने था उस टेम्परेचर के हिसाब से तुम्हारा टेम्परेचर क्योंकि बगल में थे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। तो सराउंडिंग वो जगह है जहां पे थोड़ा बहुत असर सिस्टम का होता है, मतलब सिस्टम जो जल रहा था उसके हीट को तुम लोग फील कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अब क्या, अब यहाँ पे बोलेंगे कि तुम लोग सपोज कर लो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे तुम्हारा एक दोस्त आ रहा है हाथ हिलाते, क्या भाई लोग क्या हाल चाल है,
ठीक है, अब बताओ इसको ये वाला हीट अभी महसूस होगा 200 मीटर दूर जब होगा तब? नो सर। नो नहीं, सर। नहीं ना होगा। तो भाई ये इसका सराउंडिंग नहीं है, ये इसका, अब ये किस चीज का पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है, लेकिन इस सराउंडिंग का पार्ट ये नहीं। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स का तीनों का मतलब कि जो फॉर्म टर्मिनोलॉजी है, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। पक्का? सबका हुआ क्लियर बच्चा लोग? सबका आवाज चाहिए मेरे को। यस सर। कौन कौन सो गया जी? सो गया क्या? नहीं ना, चलो ठीक है, तो बढ़िया है। तो चलो यहाँ पे अगर हम तुमको डिफाइन करना पड़े सिस्टम को, तो कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे? बोल सकते हैं उसको द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इसको सोचो, तुम ही लोग से पूछे थे, किसी का मुंह नहीं खुला। बताओ, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सब शांति रह गया। पार्ट ऑफ यूनिवर्स in which in which in which in which a process is carried out जैसे आपका मान लो चावल गरम कर रहे हो तो उसको प्रेशर कुकर में कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई वेसल में कर रहे हो तो वो वेसल हो गया। कोई रिएक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन किसी चीज में कर रहे होगा, टेस्ट ट्यूब में कर रहे होगा, टेस्ट ट्यूब आपका हो गया सिस्टम। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच अ प्रोसेस इज कैरी आउट, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, चाहे आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है वो जिस चीज में होता है, पूरे यूनिवर्स के जिस चीज में हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। किसी कोई डाउट है इसमें? समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब सुस्त लड़के, सब सुस्त लड़कियों, सब थोड़ा अपना आवाज यस Yes, सर। sir. ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। सराउंडिंग क्या होता है आप बताओ? कोई अपने तरफ से डिफाइन करने की कोशिश करो, कोई भी। पार्ट ऑफ यूनिवर्स। पार्ट ऑफ यूनिवर्स भी, ये भी हो जाएगा। पार्ट ऑफ Universe. यूनिवर्स, अगल बगल Universe. all other system. matter which can interact with the system is surrounding. हाँ, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स Carried out. which can interact with the system, which can interact करने का मतलब उसके साथ एनर्जी का लेन देन कर सके, ठीक है, इस तरीके का। which can interact, मास का लेन देन कर सके, ठीक है, ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which can interact with the system। ठीक है, क्लियर है? किसी कोई डाउट है? नहीं? अच्छा, यूनिवर्स को कैसे डिफाइन करोगे? System plus Where surrounding equal system and universe. surrounding exist. यस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। हाँ, सिस्टम सराउंडिंग both exist in the universe। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सब नोट कर लिए? सब नोट कर लिए? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट है आपका सिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं। अब इसको समझो, सिस्टम कैसे, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, ठीक है। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, तीन होता है, ठीक है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम और एक हो गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम। देखो, जब सिस्टम और सराउंडिंग, आपको दो चीज समझ में आया ना, यहाँ पे आप समझ गए होगे, ये वाला चीज में सराउंडिंग सिस्टम का मतलब समझ गए होगे। तो देखो, जब सराउंडिंग और सिस्टम, सराउंडिंग ये वाला हो गया आपका प्रेशर कुकर और सिस्टम हो गया किचन का बाकी एरिया, ठीक है। तो प्रेशर कुकर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर मास और हीट दोनों का एक्सचेंज हो, ठीक है, मास और हीट दोनों का एक्सचेंज होता है, तब हम बोलते हैं उसको ओपन सिस्टम, ठीक है। तब उसको क्या बोला जाता है, ओपन सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम को क्या लिखोगे, ओपन सिस्टम क्या हो जाएगा, द सिस्टम इन विच, the system in which mass and energy can be exchanged with the surroundings. With the surroundings, जैसे कोई भी ओपन सिस्टम आप अज्यूम कर सकते हैं, जैसे मान लो पानी को बॉईल कर रहे हो, तो बॉईल करोगे तो मास थोड़ा सा लॉस्ट हो सकता है, जा सकता है, आपका सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, और हीट भी वहां पे होता है, आपका एक्सचेंज होता है, तो वो सब ओपन सिस्टम हो गया एक ओपन वेसल में, ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज क्लोज सिस्टम, जिसमें सिर्फ एक्सचेंज एक्सचेंज हो, एक्सचेंज, जिसमें 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 क्या सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो, नो मास चेंज। हाँ, आइसोलेटेड माने होता है नो एक्सचेंज। है ना। क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि आपका मास एक्सचेंज नहीं होगा, मास एक्सचेंज नहीं होगा, हीट एक्सचेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और जैसे कि मान लो कि आपके घर का जैसे प्रेशर कुकर ही सबसे बंद करके बनाते हो, लेकिन हीट का एक्सचेंज हो सकता है ना, वो बाहर उसके हीट निकलता है, प्रेशर कुकर के बाहर हीट निकल सकता है, सराउंडिंग में वो हीट थोड़ा सा महसूस किया जाता है, ठीक है। तो और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपका मास एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज दोनों नहीं होता है, मास एक्सचेंज भी नहीं होता है और हीट एक्सचेंज भी नहीं होता है ना। ऐसा कोई चीज का एग्जांपल बताओ तो जिसमें मास और हीट दोनों एक्सचेंज ना हो। एक क्लोज कंटेनर लेके उसमें पानी गर्म सर आजकल एगो स्पेशल आता है जिससे मतलब छुइएगा ना, बाप नहीं रे ठंडे बाप, नहीं गर्म। मेरे स्टूडेंट लोग सब किस वातावरण से आए हैं, आपके घर में होगा, हर एक के घर में वो सामान होगा, नाम लो उसका, जिसमें मास और हीट दोनों एक्सचेंज नहीं होता है। बस थर्मस, वेरी गुड, ठीक है, मेरे घर में नहीं है। ठीक है। तुम्हारे घर में नहीं है, पानी मेरे नहीं घर में भी चुरा लो नहीं है। जाके, तो जाता है ट्रेन व्रेन से चाय वाय लेके नहीं जाता है जी। अच्छा ठीक खरीद है। लेता ट्रेन में। चाय नहीं पीते हैं। अच्छा ठीक है, चलो, तो थर्मस इसका वेरी गुड एग्जांपल है। थर्मस में हीट एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता, मास का भी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ सिस्टम विच वी हैव, ठीक है, जो हम लोग के पास अवेलेबल सिस्टम होते हैं, ये टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गए आपके, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गए।
कुछ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट हम लोग जाने, सिस्टम, सराउंडिंग्स, यूनिवर्स, और थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कैसा है, उसके बारे में हम लोग बात किए। ठीक है, ये सारा जो भी आपका दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जो आप लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, हमेशा। और एक चीज हम लोग जाने जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है ना, तो ये जो डिफरेंट एनर्जी चेंजेस होते हैं, इन एनर्जी चेंजेस के बारे में जो हम लोग बात करते हैं वो आपका थर्मोडायनेमिक्स है। कल हम लोग स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन को थोड़ा डिफाइन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय ऑल। Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय सर। बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर।